ये गुरुकुल कांगड़ी जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने पूरे जीवन की कमाई को समर्पित करते हुए स्वयं के जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को 1902 में इस गुरुकुल की स्थापना की गई। जिस गुरुकुल ने अनेकों राष्ट्रभक्त, राष्ट्र समर्पण जीवन करने वाले अनेकों योद्धाओं को तैयार किया। उन्नीस सौ 2 में ऐसी भव्य बिल्डिंग का निर्माण और एक राष्ट्र से ओतप्रोत, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भावों के साथ इस गुरुकुल की स्थापना की गई। महर्षि दयानंद जी के अनन्य भक्त और उनके से हुए विचार विमर्श के द्वारा परिवर्तित हुए हृदय के कारण से ऋषि दयानंद जी द्वारा अपनी पुरातन वैदिक प्रणाली, शिक्षा की जो प्रणाली थी, गुरुकुलीय प्रणाली, उसको संचालित करने के लिए इस गुरुकुल की स्थापना 1902 में की गई। और इसकी भव्यता जो है, अब नवीन गुरुकुल जो 1930 में कांगड़ी के अंदर, कांगड़ी यहाँ से लेकर के, और इस गुरुकुल की स्थापना हरिद्वार में स्थापित कर दी गई थी। उसके बाद इसके रखरखाव अच्छे से नहीं हो पाया, परंतु आज भी ये स्थान जो है अपनी भव्यता को लिए हुए है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसका निर्माण किया गया। आप देख रहे हैं कि लगभग उस समय में 200-250 बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते थे। और प्रारंभिक अवस्था में स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने बच्चों को इस गुरुकुल में सबसे पहले पढ़ने के लिए लेकर के आए। अपनी पैतृक संपत्ति को बेच करके इस गुरुकुल की स्थापना में, इस भव्य बिल्डिंग के निर्माण में लगाया। कितने संघर्षों के बाद ये बिल्डिंग खड़ी हुई, गुरुकुल को यहाँ बनाया गया। आज भी ये अपनी भव्यता को लिए हुए है। और आप देखेंगे कि इसके साथ में ही जो पवित्र गंगा है, उसका प्रवाह दोनों ओर से गुजरता है। ये स्वामी सच्चिदानंद जी सरस्वती वेद विद्या मंदिर के साथ गुरुकुल पांडवान से, हरियाणा से। अब कुछ स्वामी जी से इसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। ये गुरुकुल की जो भव्य बिल्डिंग है, इसका स्थापना का उद्देश्य क्या रहा होगा? भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्यों को बचाने के लिए, आर्ष पद्धति के प्रचार के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने यहाँ ये गुरुकुल स्थापित किया था। हमने ये भी सुना है कि स्वामी जी ने जब ऋषि दयानंद के विचारधारा से प्रेरित हुए और उनसे जाना कि हमारी जो पद्धति थी शिक्षा की, वो गुरुकुलीय पद्धति थी, तो उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों का इस गुरुकुल के अंदर अध्ययन करने के लिए लेकर के आए। जी, वो स्वयं अंग्रेजी पद्धति से पढ़े थे, लेकिन जैसे जैसे स्वामी जी को उन्होंने सुना और
उसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को कन्या पाठशाला में पढ़ाया जी। और अपने बेटों को यहाँ शुरुआत में सबसे पहले उनके दो लड़के थे, उन 2 लड़कों को यहाँ एडमिशन कराया और आर्ष पद्धति से उनको पढ़ाना शुरू किया। हमने सुना कि जो ये गुरुकुल, क्योंकि उस समय में पैसे का बड़ा अभाव होता था और ये एक प्रकार से जंगल मानो वन क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो गंगा की जो धाराएं हैं उनके बीच में ये स्थापित है और इसको स्थापित करने के लिए पैसे की तो बहुत आवश्यकता रही। और सुना है कि स्वामी जी ने अपने पैतृक संपत्ति को बेच करके, जो उनकी पारिवारिक संपत्ति थी, उसको लेकर के ये स्थापना, उन्होंने पैतृक संपत्ति को बेच के स्थापित किया और पूरे भारतवर्ष में इस गुरुकुल के निर्माण के लिए उन्होंने भ्रमण किया। हर जगह से उन्होंने दान चंदा इकट्ठा किया, तब जाकर ये भव्य बिल्डिंग जो आज 110 वर्ष के बाद, 120 वर्ष के बाद भी अपनी भव्यता को लिए खड़ी है। जी जी। आजकल की जो बिल्डिंग है, हम 9 इंची दीवार करते हैं, कहीं तो 4 इंची करते हैं, सीमेंट में करते हैं, 20 साल के बाद कंडम हो जाती है और ये 120 साल, और अगर इसकी मेंटेनेंस रखी जाती तो ये अपनी भव्यता आज वैसी ही रखती। ये लकड़ी कंडम हुई है, बाकी बिल्डिंग का कुछ नहीं बिगड़ा है। लकड़ी भी ऐसा दिख रहा है कि जो है दरवाजे तोड़े गए हैं, यहाँ तोड़े गए लग रहे हैं, वैसे पशुओं के इनका, द्वारा वैसे उतार के ले गए होंगे, तोड़े या जंगल में रह गया तो। क्योंकि वन क्षेत्र होने के कारण से यहाँ जो वन्य प्राणी हैं उनका भी, हमने अभी जैसे आते समय देखा कि हाथी के पाँव का निशान हमने रास्ते में देखा और यहाँ पर भी हाथी का जो मल होता है वो पड़ा हुआ हमने देखा। और हम ऊपर देखते हैं कि ये डोली वाली छत बोलते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, जो एक आकार दे करके स्थापित की जाती है। अंदर भी देखेंगे आप, इसको डोली वाली छत बोलते हैं। इसका प्रचलन फिर से प्रारंभ हो गया, क्यों? लेंटर हिल सकता है, ये कभी नहीं हिलने वाली। चुनने में जो बनाई जाती है तो इसमें ऐसी पकड़ मजबूत बन जाती है कि कभी ये छत हिल नहीं सकती। जी जी। अब हम देखेंगे ये थोड़ी हमारी भारतीय जो थी, गुरुकुलों में जो भवन निर्माण की कला सिखाई जाती थी, उसके माध्यम से ये कला सीख के मिस्त्री, जो राजमिस्त्री होते हैं, वो तैयार होते थे और वो एक से एक भव्य बिल्डिंगें बनाते थे। आप प्राचीन महलों में जाओ, प्राचीन बिल्डिंगों में जाओ, हवेलियों में जाओ, वहाँ अलग ही कला आपको देखने को मिलेगी भवन निर्माण की। आजकल एक सिंपल सी पद्धति जो है भवन निर्माण में चल रही है, पिलर खड़े किए जाते हैं, ऊपर लेंटर डाल दिया जाता है। आजकल हम सुनते हैं स्वामी जी, जैसे कि जो भी हम यातायात के संसाधन मान लो, या भवन निर्माण की कला मान लो, या वस्त्र निर्माण की कला मान लो, बहुत से जो आधुनिक विचारधारा से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो ये मानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई ये पद्धति, और हमें लगता है कि ये पद्धति भारतीय पद्धति रही, जो अंग्रेजों ने अपने नाम से हमारे को फिर से थोपा गया। ये क्या है कि हमारे जो अंग्रेजों की जो अंध अनुकरण हमारे लोगों ने किया, उन्होंने कुछ हमें दे दिया और देख के हमें अपनी पद्धति, हमें अपनी शिक्षा पद्धति, अपनी जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी, अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा और हमने उनकी शिक्षा को पढ़ा। जैसा उन्होंने हमें पढ़ाया, जैसा हमें सुनने को मिला, वैसा ही हमने मान लिया। जी। जैसे ऋषि दयानंद के समय यहाँ पर रेलगाड़ी आई तो यहाँ के लोग बड़ाई करते हुए अंग्रेजों की नहीं थकते थे कि यहाँ तो रेल ले आए, इतना विकास कर रहे हैं अंग्रेज। तो उस समय ऋषि दयानंद ने 1878 में दहाड़ते हुए कहा था कि हमारे यहाँ तो ऐसे सम्राट थे, ऊपरीचर नामक सम्राट, जो कभी जिन्होंने अपने राज्य में शासन करते हुए जमीन पर पैर नहीं रखा, हमेशा आकाश में विचरण करते रहते थे। मतलब वो विमान की ओर इशारा कर रहे थे, वायुयान की ओर इशारा कर रहे थे। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिकाओं में कुछ मंत्रों की व्याख्या करते हुए विमान विद्या का, जब उस समय विमान का कोई नाम ही नहीं लेने वाला था, उस समय उन्होंने चर्चा की थी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कि
ऐसे ऐसे विमान हम बना सकते हैं 3 पहियों वाले, इतनी बड़ी बड़ी किलों वाला, इस तरह का कुछ। वो तो देखो हानि हुई समाज की भी, आर्यों की भी, कि ऐसी दुर्घटना के कारण उनका बलिदान हो गया। नहीं तो अगर वो पूरे वेदों का भाष्य करते और उनकी व्याख्या करते तो आज जो आर्ष पद्धति का विकास होता, जो आज साइंस अंग्रेजी लोग हैं यहाँ के साहित्य को, यहाँ के ग्रंथों को पढ़ के उसी विचारों के ऊपर खोज करते हैं और उसको अपना नाम दे देते हैं, उसका पेटेंट करा लेते हैं। लेकिन हमने अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा, उनमें जो अगर इशारा किया गया है, जैसे आजकल केमिस्ट्री के सूत्र होते हैं H2O। अब H2O को हम किसी को बताएं जिसने पढ़ा ही नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल होता है और ये पानी का सूत्र है, और हम H2O कह दें, इसको याद कर लो H2O, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो बहुत उपयोगी चीज़ है, जीवन में काम आने वाली है। जी जी। तो वैसे ही वेद मंत्रों की व्याख्या के साथ हम लोगों ने किया हुआ है जी कि बहुत उपयोगी है, वेदों को पढ़ो, वेदों को याद करो, वेदों की ओर लौटो। लेकिन उनकी मंत्रों को जो है गहराइयों में हमने उनका कितना साइंस है उनके पीछे, उनमें वो एक तरह से जैसे केमिस्ट्री के H2O जैसे मैंने सूत्र बताया, या बाइनरी लैंग्वेज में 0101 की एक कोडिंग होती है, देखने वाले के लिए तो सिर्फ 01 हाँ, संख्या उसके है। विषय में आपका कहना का मतलब ये है कि उसके विषय में मंत्र की गहराई से वो सूत्र हैं। मूल्यता के विषय में बताया गया, उसका प्रैक्टिकल रूप जो है ना हम नहीं रख पाए, उनके ऊपर शोध नहीं किया। शोध स्वामी नहीं कर पाए। श्रद्धानंद ने यहाँ पर शोध संस्थान स्थापित किए थे। गुरुकुल झज्जर भी जब स्वामी उमानंद ने स्थापित किया था, वहाँ शोध संस्थान स्थापित किए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि न तो सरकारों का सहयोग मिला, न सामाजिक उतना सहयोग कर पाए कि वो शोध संस्थान हमारे काम कर पाते और हम अपनी पद्धति को उस क्षेत्र, उस विशेष लेवल पर पहुंचाते कि हाँ हम लोगों को दिखा पाते कि इसमें ये विशेषता है। एक और वो शोध संस्थान धीरे धीरे सब ठप पड़ गए और इसलिए आज पद्धति आज पिछड़ रही है। स्वामी जी, एक पीछे सी फिल्म आई थी, एक्टर का तो मेरे को नाम नहीं पता, विमान, हम मानते हैं कि हमारा जो इतिहास पढ़ाया जाता है इतिहास में कि राइट बंधुओं ने बनाया, वो ऋषि दयानंद के शिष्य थे, मुंबई से बाबूराव तलपड़े के नाम से शायद उनका नाम यही था। तो उन्होंने विमान जो है उड़ा करके दिखाया और अंग्रेजों ने जो है उससे ये करके कि हम जो है इसको उनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, तो ऐसा सुनने में आता है कि उनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, वो आगे कार्य कर पाते, तो उनको कुछ बेनिफिट देके, कुछ प्रलोभन देके वो उसको अपने पास उन्होंने हमसे वो विद्या ले ली और उसको आगे बढ़ा दिया, विद्या लेकर के नाम अपना रख दिया। और हाँ, उनके साथ यही हो रहा है, वो सब कुछ हमारे ग्रंथों से उठाते हैं, शोध करते हैं। जी जी। तो जो भी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है, साइंस जो है, वो हमारे ग्रंथों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। हमें उस पद्धति को लेकर, अपनी आर्ष पद्धति को लेकर हमारे ग्रंथों पे शोध नहीं किया। हमारे गुरुकुलों में जैसे शोध संस्थान स्थापित, जिस लक्ष्य को लेकर स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल स्थापित किए थे, धीरे धीरे उस लक्ष्य से हम चूक गए और व्याकरणाचार्य और साहित्याचार्य तैयार करने में ही रहे। जी जी। आज समय ये आ गया है कि कोई कोई तो व्याकरणाचार्य निकलता है, कोई साहित्याचार्य, कुछ ज्यादा निकल जाते हैं। लेकिन जिस लेवल पे काम होना चाहिए था, जिस लेवल पे वेदों पे शोध होने चाहिए थे, वो एक मंत्र पे भी अगर हम शोध स्थापित कर देते कि इस मंत्र के माध्यम से ये साइंस है, इस मंत्र के पीछे ये है, एक मंत्र को भी हम दिखा पाते कि ये सूत्र है और उसको हम साइंस के द्वारा सिद्ध कर देते, तो पूरी दुनिया वेदों की तरफ अपने आप चल पड़ती। हमें जरूरत नहीं पड़ती कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी। अब एक बार स्वामी जी पूरे इसको देखते हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रयासों से निर्मित ये गुरुकुल भवन। ये जो लकड़ी से ये भवन का निर्माण, छत जो है इधर लकड़ी का प्रयोग किया गया है।
ये अनेकों कमरे इसके अंदर लगभग मैं कहूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लगभग 40-50 कमरे इस इधर की इस बिल्डिंग के अंदर हैं। और आप इस हॉल की देखेंगे ऊंचाई देखो 30 से 35 फुट। ये डबल मंजिल है हॉल की। आप एक ही मंजिल है 30 से 35 फुट इसकी, तो बाकी तो अब साथ में जो इधर बना हुआ कमरा आप देखेंगे कि उधर साइड में भी 2 मंजिल है ये, परंतु इस हॉल की स्वयं की ऊंचाई आप देखेंगे तो ये लगभग हाँ 40 फुट के लगभग ये आराम से होगा। 40 के फुट की ऊंचाई आराम से होगी। और यहाँ की व्यवस्थाएं आप देखेंगे कि जैसे हवा महल की तरह से यहाँ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की आवश्यकता नहीं, पंखे आदि की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। इतनी भव्य सुंदर वातावरण यहाँ का है। दोनों तरफ इसके जो है नदी का प्रवाह है। अब बाकी दूसरे एपिसोड में आप देख पाएंगे।